अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको हलकों के बारे में बताते रहते हैं। हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया ऑब्वियसली तब हम जो लेटेस्ट बाई इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई का, उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर दरमियान में नए बाई इलेक्शंस की कॉल आ गई और बहुत सारे जो है नए हलके आ गए। 3 जो हैं वो सूबाई असेंबली के पंजाब के हलके थे, एक कौमी असेंबली का हलका था पंजाब का, और अब मज़ीद 8 हलके कौमी असेंबली के और भी हैं। नेक्स्ट वीक से हम जो शुरू करेंगे वो एक-एक करके जो कौमी असेंबली के हलके हैं उनके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। खान साहब तमाम 8 के 8 कौमी असेंबली के हलकों से लड़ रहे हैं। एक कौमी असेंबली का हलका हम पहले कवर कर चुके हैं। एनए 157 जो मुल्तान का था उसके अंदर खान साहब नहीं लड़ रहे। तो नेक्स्ट वीक से हम ये किया करेंगे, आज के दिन के लिए हम फिर दोबारा से दो 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस की तरफ जाएँगे। क्योंकि ऑब्वियसली आने वाले दिनों के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो अगला पूरा महीना है हम वो आने वाले प्रो डिस्कस करते रहेंगे। तो ये शायद लास्ट ऑफ द वो होगा हल्का जो हमने बाय इलेक्शन से कवर किया। वैसे भी इस हल्के को आखिर तक रखना चाहता था। मेरा ख्याल था कि ये बिल्कुल एंड पे इसको डिस्कस किया जाए। वन ऑफ द रीज़न्स ये भी है इस हल्के की जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लाहौर का हल्का है, पीपी 168। मैं खुद इस हल्के का एक वोटर हूँ। यहाँ रहता हूँ बड़े पुराने अरसे से, काफ़ी अरसे से, तकरीबन 20-25 साल से ज़ायद हो गए मुझे इस हल्के में रहते हुए। तो आज के प्रोग्राम के लिए आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, वो ये है कि आज के दिन के होस्ट भी मैं खुद ही हूँ और एनालिस्ट भी मैं खुद ही हूँ। हमने प्लान ऐसे नहीं किया था, हमने डिस्कस करने के लिए वी हैड अ गेस्ट लाइन्ड अप, लेकिन उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो ही हैड टू गो ऑन द लास्ट मोमेंट। तो फिर अब फैसला ये मैंने किया कि चलें, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मैनेजमेंट का भी कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। पीपी 168 है जी हल्का, लाहौर का हल्का है। यहाँ पर जीत गए थे 2022 के बाई इलेक्शन में असद खोखर साहब। उन्होंने हराया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मलिक नवाज़ वान साहब को। और हल्का मज़ेदार इसलिए ये है कि इस हल्के में 3 इलेक्शंस हो चुके हैं 2018 से लेकर अभी तक। पहला इलेक्शन 2018 का जो था वो यहाँ से साद रफ़ीक साहब जीते थे, और उसके बाद फिर जब वो कौमी असेंबली की सीट दोबारा डिफेंस से लड़े, तो उन्होंने इस सूबाई असेंबली की सीट खाली कर दी। तो इसके ऊपर फिर आ गए मलिक असद खोखर साहब। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पे यहाँ से कंटेस्ट किया, जीत गए, क्लोज़ मार्जिन से जीते थे, और फिर वो मेंबर सूबाई असेंबली के बन गए। उसके कुछ अरसे के बाद ही वो वज़ीर बन गए, और फिर ऑब्वियसली सियासत के दरवाज़े जो थे उनके लिए खुल गए। मलिक असद खोखर साहब जो हैं, वो 2018 में एनए 136 से कौमी असेंबली की सीट के उम्मीदवार थे। वहाँ वो हार गए अफ़ज़ल खोखर साहब से, और तकरीबन हाफ़-हाफ़ का डिफरेंस था। 88,000 के करीब अफ़ज़ल खोखर साहब के शायद वोट थे, और 45,000 के करीब इनके थे। तो मेरा ख़्याल है सियासी तौर पे असद खोखर साहब ने फिर वहाँ पे फ़ैसला किया कि बजाए इसके कि हम खोखर वर्सेस खोखर राइवलरी जो जौहर टाउन के जो 2-3 कौमी असेंबली की सीटें हैं और नीचे की सूबाई असेंबली की सीटें हैं वहाँ पर चलती है, मैं उससे पीछे हटता हूँ और अपने लिए जाके एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता हूँ। स्पेस उनको यहाँ कैसे मिली, क्या हुआ, ये सब मैं आपको खुद बताऊँगा। अब वापस चलते हैं 2018 के इलेक्शन की तरफ। 2018 का जनरल इलेक्शन था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से इलेक्ट हुए साद रफ़ीक साहब। 31,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट थे फयाज़ भट्टी। उन्होंने लिए थे 14,490 के करीब, 15,000 के करीब वोट लिए थे, तो काफ़ी डिफरेंस था दोनों के दरमियान। वोट परसेंटेज का भी काफ़ी डिफरेंस था। साद रफ़ीक साहब वैसे यहाँ पर इस हल्के के रेज़िडेंट नहीं हैं, या इससे पहले यहाँ पर सियासत नहीं करते थे, लेकिन एक सीट खाली हुई, और सीट भी इस तरह खाली हुई कि इससे पहले इस हल्के का जो प्रेडेसेसर हल्का था, उसके जो सूबाई असेंबली के मेंबर थे, वो वज़ीर आला पंजाब उस वक़्त के शहबाज शरीफ साहब होते थे। तो ये हल्का काफ़ी हद तक सूबाई असेंबली का जो था वो मुस्लिम लीग नून का समझती थी कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इसलिए साद रफ़ीक साहब यहाँ से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और कौमी असेंबली की सीट से डिफेंस से भी कंटेस्ट कर रहे थे। वहाँ से वो हार गए, यहाँ से वो जीत गए। ऑब्वियसली खान साहब ने जब अपनी कौमी असेंबली की सीटें खाली की तो डिफेंस की सीट छोड़ दी, और फिर साद रफ़ीक साहब वहाँ इलेक्शन लड़ने चले गए। तो फिर उसी साल 2018 के अंदर ही दिसंबर में बाय इलेक्शन हुआ। 2018 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें एक जो इम्पोर्टेंट मज़े की चीज़ देखने वाली थी, वो ये थी कि इस हल्के के अंदर भी टीएलपी का काफ़ी वोट था। 15% ऑफ द वोट उन्होंने 2018 के जनरल इलेक्शन में लिया। लेकिन जब 2018 के साल के आखिर में जाकर बाय इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर टीएलपी का जो वोट बैंक था, वो बिल्कुल गिर गया, मतलब वाज़ अ वेरी मार्जिनल पार्ट। लेकिन अब फिर हम ऑब्वियसली 2022 की तरफ आएँगे तो फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या हुआ। अच्छा, 2018 में साद रफ़ीक साहब यहाँ से चले गए, सीट खाली हो गई। असद खोखर साहब ऑब्वियसली 136 से हारे हुए थे। वो नया हल्का ढूँढ रहे थे, एक नए हल्के में आना चाहते थे, वो यहाँ पर आ गए। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ का टिकट उनको मिल गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 के बाय इलेक्शन में यहाँ से टिकट दिया राना खालिद कादरी साहब। खालिद कादरी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है टॉप की, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब उनके करीबी दोस्त समझे जाते हैं।
एक ज़माने में यहाँ पर जब हमज़ा शहबाज़ से सॉरी जब शहबाज़ शरीफ साहब यहाँ पर वज़ीर आला थे, पंजाब के अंदर, तो जो बलदियाती इंतखाबात हुए, उसमें वो इस हल्के की एक यूनियन काउंसिल से नाज़िम के भी उम्मीदवार थे। अब हुआ ये, आप उनकी जो लोकल उनकी सियासत है, वो जो भी है, उसका आप ये हिसाब लगाएँ कि वो सीट नहीं जीत सके। वो एक आज़ाद उम्मीदवार बाल्टी के निशान पर यहाँ के मलिक ताहिर रहमान साहब थे, उनसे वो हार गए। उसके बाद 2018 में कौमी असेंबली सूबाई असेंबली की सीट मुस्लिम लीग नून ने उनको दे दी। कंटेस्ट वो कर रहे थे असद खोखर साहब के पास, और जो असद खोखर साहब को लोग जानते हैं, उनको पता है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए असद खोखर साहब ने कभी पैसों को खर्चने से पीछे नहीं हुए थे। तो ऑब्वियसली इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, उसमें पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मैं सिर्फ पैसा इस हद तक के लिए नहीं कह रहा कि आप वोट खरीदने जाएँ या किसी से वोट बाय करने हो। जो इलेक्टोरल एक्टिविटी है, कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक की, उसका जो खर्चा है वो सूबाई असेंबली की सीट पर कम से कम भी होगा तो 4-5 करोड़ रुपया होगा। इससे कम नहीं हो सकता। इवन सिर्फ इलेक्शन डे के ऊपर, जो तकरीबन हमारे इस हल्के के अंदर 168 के अंदर 96 के करीब पोलिंग स्टेशन है। उन 96 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर सिर्फ अपने लोगों को रखना, टेंट्स, पानी, और जो उनके वहाँ के दिन के लिए जो वर्कर्स हैं सियासी जमात के, उसके लिए जो अखराजात हैं, वो ही कई लाखों में होते होंगे। तो अगर आप वैसे सूबाई असेंबली की सीट का जो कानूनी तरीकाकार के तहत एक जो बजट दिया गया है, उसको देखें, तो उसके अंदर तो 1 दिन की कैंपेन भी नहीं हो सकती। ख़ैर, असद खोखर साहब के पास पैसे थे, उन्होंने अच्छे पैसे लगाए यहाँ पर, अच्छी कैंपेन की, मेहनत की, तो वीक कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का था 2018 के बाय इलेक्शन के अंदर। कंटेस्ट फिर भी बहुत क्लोज़ हुआ। उस कंटेस्ट के अंदर असद खोखर साहब जो हैं, वो 47% उन्होंने वोट लिया, 17,579 उनके वोट्स थे। जबकि जो सेकंड नंबर पे आए कादरी साहब, उनके 16,892 थे, 45.6% उनका भी वोट था। अच्छा, अब 53% 2018 से मुस्लिम लीग नून का था, और ये कम होकर आ गया 45.6 पे बाय इलेक्शन के अंदर। पीटीआई के कैंडिडेट के लिए काफ़ी जंप था, फ्रॉम 28% टू अबाउट 47% इन 2018। अच्छा, मैं इसमें कि मैं इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2018 का जनरल इलेक्शन देखें, तो उसमें तकरीबन 15,000 वोट थे पीटीआई के सूबाई असेंबली के। 2018 के बाय इलेक्शन के अंदर 17,000 के करीब चले गए, और अब आते हैं हम 2022 की तरफ। असद खोखर साहब जो है, अ, वो ऑब्वियसली जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप बना था, उसके अंदर तो उस तरह का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो वोट है वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को दिया, उनकी वज़ारत आला के लिए, और फिर ऑब्वियसली वो डी सीट हो गए। बाय इलेक्शन हुआ, यहाँ पर उनको मुस्लिम लीग नून की टिकट मिल गई। उनके मुकाबले में थे नवाज़ अवान साहब। ऑब्वियसली अब यहाँ पर 2018 में पीटीआई ने कैंडिडेट जो जिस बिरादरी का चूज़ किया, वो एक अच्छी बिरादरी थी, भट्टियों का काफ़ी ज़्यादा वोट है यहाँ पे, लेकिन वो उस तरीके से शायद डिलीवर नहीं हो सका। 2022 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक और अच्छा कैंडिडेट दिया। उन्होंने ये सोचा कि चलें, अब बिरादरी को भी टैप करेंगे। मैं बार-बार 2 दफ़ा कहा, शहर के अंदर लोग सोचते हैं कि यार ये बिरादरियाँ तो शहरों के अंदर इतनी एग्ज़िस्ट नहीं करती। लेकिन ये आप 168 को इस तरह समझें कि ये लाहौर का एक, ख़ैर अब देही तो रहा नहीं, अब तो यहाँ पर सारी जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है पिछले 15-20 साल के अंदर, अब तो शहर हमारे से बहुत आगे गुज़र के चला गया हुआ है। लेकिन एक पुराने ज़माने के अंदर ये आप इसको देही हल्का समझ सकते हैं। हमारे यहाँ पे पीछे एक ज़माने में बहुत बड़ी गवाला कॉलोनी हुआ करती थी, और इसी तरह आप दूसरी तरफ जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड थी, अब ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ स्कीम्स के अंदर चली गई है। बहुत सारे एरिया डीएचए के अंदर आ गया, जो डीएचए का फ़ेज़ 9 आया, तो हम ऑब्वियसली अर्बनाइज़ तो हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिरादरियाँ बैठी हुई हैं, वो बड़े पुराने लोग बैठे हुए हैं। इस एरिये में जो नया इन्फ्लक्स है, पंजाब के दूसरे शहरों से, जो कि लाहौर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, वो इतना ज़्यादा नहीं है। एक तो रीज़न ये है बिरादरी की, मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, अवान्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे मेवाती बिरादरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बल्कि अगर आप ये देखें कि बिरादरियों की तरह हमारे साथ का जो हलका है 166 फिज़िकली, जो हमारी बाउंड्री जिसके साथ लगती है, उसके अंदर भी जो हैं रमज़ान सिद्दीक भट्टी साहब, वो भी भट्टी हैं, तो काफ़ी उनको भी वहाँ पर अपनी बिरादरी का वोट बैंक भी है। इसी तरह हम जो 168 से आगे जाते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे जो यहाँ पर हैं एमपीए, वो भी मेवाती बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो ऑब्वियसली जब पार्टीशन के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग आए, काफ़ी ज़्यादा ये बहुत पुराने आबाद लोग हैं। तो यहाँ पे बिरादरी का एक काफ़ी ज़्यादा सेटअप है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इनमें से बहुत ज़्यादा बिरादरियाँ जो हैं, वो तकरीबन 2018 से लेकर अभी तक एन ब्लॉक एक ही कैंडिडेट की तरफ या एक ही पार्टी की तरफ वोट दे रही है। तो ये एक मज़े की चीज़ देखने वाली है।
यूजुअली बरादरियाँ जो होती हैं वो कैंडिडेट्स अपनी बरादरी के जो आए होते हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के वो किस पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। हमारे इस हलके के अंदर जो बरादरियाँ जिस सियासी जमात के साथ खड़ी हैं, सियासी धड़ा भी जो है, वो उसके साथ भी वैसे ही खड़ी हैं और उनके अंदर इतनी नहीं होती है। अब देखें म जहाँ पे मलिक नवाज़ अवान साहब इस वक़्त 2022 में इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ यहाँ पर जो अवान मार्केट की अवान्स की बहुत बड़ी तादाद है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ थी और उसकी रीज़न ये है कि उससे पहले वो पुराने मुस्लिम लीगी हैं, उनके जो एक नौजवान हुआ करते थे, मलिक नदीम लियाकत अवान, वो यहाँ के नाज़िम भी रह चुके हैं। अभी भी जो मैंने आपको बताया कि जिन्होंने खालिद काज़ी साहब को बाल्टी के निशान पे हराया था, वो भी अवान थे और ये सारा जो ग्रुप है, ये मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहा। इवन दो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का था, अवान बरादरी वाला, लेकिन मज़े की चीज़ यहाँ देखने वाली ये है कि वो लोग अपनी सियासी जमात के साथ स्टिक करते रहते हैं। 2022 का इलेक्शन हुआ बाय इलेक्शन के अंदर टर्नआउट जिस तरह 33%, 34% का तकरीबन बाकी सारे शहरों के अंदर देखने में आया, हमारे पास भी वैसा ही था। असद खोकर साहब ने तकरीबन 26,000 वोट लिए, 53% ऑफ द वोट बैंक। अच्छा अब 54% लिया था साद रफीक साहब ने और 53% लिया असद खोकर साहब ने और इसके दरमियान जो वीक कैंडिडेट था मुस्लिम लीग नून का राना खालिद कादरी साहब, उन्होंने लिए थे 46%। तो ये आप देख सकते हैं कि इस हल्के के अंदर अबव 40% और अब पीटीआई के कैंडिडेट ने लिए 32%। जब असद खोखर साहब पीटीआई के कैंडिडेट थे, तो उन्होंने तकरीबन 47% लिए थे वोट। तो ऑब्वियसली पिछले 2018 के बाय इलेक्शन से इस बाय इलेक्शन तक पीटीआई का जो वोट बैंक है वो कम हुआ। अच्छा अब पीटीआई का वोट बैंक मैंने जिस तरह कहा कि असद खोखर साहब चूंकि एक नया हल्का बनाना चाह रहे हैं, वहां पर वो चाहते हैं कि उनकी जो वहां पर इंटर खोखर राइवलरी है सियासी तौर पर उसकी बजाय वो एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर उनको खुला मैदान मिले। और ऑब्वियसली मैंने जिस तरह बताया आपको कि पाकिस्तान की सियासत में पैसे होना बहुत ज़रूरी है और वो उनके पास हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर टीएलपी का वोट बैंक जो है, जो 2018 में 15% था और 2018 के बाय इलेक्शन में मैंने आपको बताया कि एक बड़ा मार्जिनल सा रह गया था। 2022 के बाय इलेक्शन में हमने फिर देखा कि वो वोट बैंक एक्सिस्ट करता है, 12.7 तकरीबन 13% के करीब वो वोट अभी भी है। 6,000 के करीब उन्होंने वोट लिए। पीटीआई के कैंडिडेट और जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, उनके दरमियान तकरीबन 21% का वोट का गैप है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो हल्का है 168 शायद ये लाहौर के उन हलकों में से है जहाँ पर पीटीआई जो है उसको बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक मज़े की बात इसमें ये है कि यूजुअली मैं शर्तें नहीं लगाता या मैं बेट नहीं करता अपनी नॉलेज के ऊपर किसी हल्के के बारे में बिकॉज़ क्योंकि ये एक्चुअल साइंस तो है नहीं और इलेक्शन डे के ऊपर बहुत कुछ ऐसा हो जाता है और हम पर्सनल जो दोस्तों के साथ बातें करते हैं उसमें यकीनन हम इस बाय इलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलत भी साबित हुए क्योंकि पीटीआई ने हम सबको हैरान किया। ख़ैर इस हल्के की हद तक मेरी एक दोस्त के साथ इस तरह की थी और वो हार गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थे और वो ये था कि तकरीबन 10,000 की लीड से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट यहाँ से जीत जाएगा। मैंने ये क्यों कहा उसकी रीज़न ये है जिस तरह मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ साहब एक ज़माने में यहाँ पर एमपी हुआ करते थे। तो उनके दौरे हुकूमत में जब वो सूबाई असेंबली के यहाँ पे मेंबर थे, खुद तो वो यहाँ होते नहीं थे। तो उनके बिहाफ़ के ऊपर जिन लोगों ने भी यहाँ पर काम करवाए, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करवाया। हल्का जो जैसे मैंने आपको बताया कुछ देही है, इसके अंदर जो हम पॉश एरियाज़ कहते हैं, वो शायद 1 या 2 सोसाइटीज़ हैं और उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2018 में भी तकरीबन जीती जब साद रफ़ीक साहब लड़ रहे थे, तो तकरीबन 30 या 40 वोटों का फ़र्क था हर पोलिंग स्टेशन पे जो पॉश इलाकों के थे, जहाँ पे साद रफ़ीक जीते। लेकिन 2018 के बाय इलेक्शन से लेकर और 2022 के अंदर भी उन तमाम पॉश पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही जीती। लेकिन जो ही हम देही इलाके की तरफ जाते हैं या देही तो खैर नहीं, लेकिन जिसे हम अंडर प्रिविलेज्ड कह सकते हैं या जिनके पास वो वाली खसूसी सला नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ जो कि पॉश इलाकों के लोगों के पास होती हैं, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वो वोट बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें मेरी अपनी छोटी-सी थ्योरी है सिंस आज मैं एनालिस्ट भी हूँ और मैं आप लोगों को सारा कुछ खुद ही बताई जा रहा हूँ, तो मेरी अपनी थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो है उसकी बड़ी तादाद वो उन लोगों की है, जो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की वजह से अब या तो नीचे से ऊपर आ गए हैं मिडल क्लास में या वो एस्पायर करते हैं ऊपर जाने के लिए और ऑब्वियसली जब वो अ, खुद अपनी तरफ देखते हैं कि अगर वो एक तरफ से नीचे से ऊपर आ सकते हैं, तो पाकिस्तानी सियासत को भी वो शायद बदलता देखना चाहते हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो डिमांड्स अपने लीडर्स से हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो सोच है या जो वो माँगते हैं, उसका और एक नॉर्मल वोटर का जो आम इलाकों में रहता है उसका फ़र्क है। इसी वजह से शायद यहाँ पर शायद वोटर का जो बड़ा मकसद था वो ये था कि उसके जो इलाके की सीवरेज लाइन्स थी, वो किसने ठीक करवाई? किसने उसके इलाके के अंदर टफ टाइल लगवाई? किसने उसकी जो सड़कें थी वो पक्की करवाई?
हम बात ऑब्वियसली इस पे कर सकते हैं कि क्या ये सूबाई असेंबली के मेंबरान के काम कराने के हैं या ये बल्दियाती लेवल पे काम कराने के हैं। लेकिन जिस तरीके का हमारा इलेक्टोरेट है, उसके अंदर इस हल्के की हद तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो खान साहब का जो बयानिया था, वो भी हमने यहाँ पर नहीं देखा। देखें, पिछले और इस इलेक्शन के दरमियान इस हल्के के अंदर तकरीबन 26,000 नया वोट बना। लेकिन आप अगर नोटिस करें तो वो जो परसेंटेज है वो कम हुई और वो जो नया वोटर हमें बाकी पंजाब के हलकों में निकलता नज़र आया, वो इस हल्के में हमें नहीं नज़र आया। उसकी वन ऑफ द रीज़न शायद ये है कि यहाँ पर खान साहब का जो पैगाम रिसीव करने के लिए मतलब जो ऑडियंस है, वो शायद इतनी बड़ी मौजूद नहीं है। और शायद नौजवान यहाँ के जो हैं, जिस तरह हमने सुना बाकी हलकों के अंदर के नौजवान जो हैं अपनी बरादरी से हटकर भी वोट देते रहे। खान साहब की वजह से, तो शायद वो यहाँ पर नहीं देना चाहते। मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर हम कौमी असेंबली के हलके डिस्कस करेंगे। 8 कौमी असेंबली के हलके हैं, 16 अक्टूबर को उन पर बाय इलेक्शन होना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सिर्फ एक कैंडिडेट है, इमरान खान साहब, और बाकी दूसरी जमातों की तरफ से ऑब्वियसली कैंडिडेट्स हैं। तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे हसन गहार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।